सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर शो के 6 जुलाई के सेशन में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DNK एकेडमी। बात करेंगे आज के हम करंट अफेयर में, और इस करंट अफेयर में हम देते हैं आपको करंट अफेयर से बहुत कुछ ज़्यादा, क्योंकि हमारे करंट अफेयर में सिर्फ हम करंट की जो न्यूज़ होती हैं उनको ही शामिल नहीं करते, बल्कि उनके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहली खबर, सबसे पहला प्रश्न कि भारतीय मूल के उस छात्र का नाम क्या है जिसने हाल ही में US ऑडिटर प्रतियोगिता जीती है। तो ध्यान दीजिएगा, US ऑडिटर प्रतियोगिता हुई थी और इन्होंने जीती है, और उनका नाम है JJ सिंह कपूर। JJ सिंह कपूर ने ये प्रतियोगिता जीती है। देखिए, अमेरिका के अंदर ये जो US ऑडिटर प्रतियोगिता होती है, ये 2 चीज़ों के ऊपर बेस्ट होती है। पहला होता है इसमें भाषण, और दूसरा होता है भाषण प्लस वाद विवाद। भाषण और वाद विवाद 2 चीज़ें इसमें होती हैं। हाई स्कूल लेवल की प्रतियोगिता होती है, हाई स्कूल लेवल की प्रतियोगिता होती है। और इस बार ये JJ सिंह कपूर थे, इन्होंने जो इनका भाषण का या जो इनका विषय था वो था लेट्स डांस। इस शीर्षक पे इन्होंने बताया, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया, और इसके अलावा इन्होंने चर्चा की कि किस तरह से जो 9/11 का हमला हुआ था उसके बाद क्या फ़र्क आया इनकी लाइफ में अमेरिका के अंदर रहते हुए। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने की। बॉलीवुड डांस से इन्होंने जो शुरुआत की थी अपने भाषण की, अपनी बात रखने की वहाँ से, और एक नए तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट किया। और ये जो है ट्रॉफी जिसे US ऑडिटर प्रतियोगिता कही जाती है, इसको इन्होंने जीता। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला, भारत ने किस देश को विशाल गैस क्षेत्र के विकास हेतु $11 अरब देने का प्रस्ताव दिया है? तो ये वो देश है जिसको देने का प्रस्ताव दिया है ईरान। समझिएगा, ईरान के साथ भारत के काफ़ी अच्छे संबंध हैं, और ईरान में जो भारत है एक बंदरगाह का भी डेवलप कर रहा है, बंदरगाह का विकास ईरान के अंदर भारत कर रहा है, तो और इन्वेस्ट भी कर रहा है भारत। देखिए, ईरान की बात करें तो ईरान जो है, जिसे आप देख पाएंगे, ये इंडिया है, इंडिया के बाद पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के साथ शेयर करता है ईरान अपनी सीमा, और तेहरान जो है ईरान की राजधानी है। तो इसको $11 अरब देने का प्रस्ताव किया है। तो इसका एक जगह का नाम है जिसका नाम है फरजाद बी गैस क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, फरजाद बी गैस क्षेत्र जो है वो यहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है, फरजाद बी गैस क्षेत्र। और इसको ईरान ने वादा किया है कि जो ये पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उचित रिटर्न भारत को इसका मिलेगा, और इसीलिए इसमें ये पैसा इन्वेस्ट भारत ने किया है। अगले प्रश्न की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड के बैंक में जमा धन रखने के मामले में भारत फिसलकर किस स्थान पर आ गया है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का जो वर्तमान में यानी 2017 की बात करें उसमें जो स्थान है वो है 88वां स्थान। यानी भारत से 87 देश ऐसे हैं जो भारत से ज़्यादा पैसा रखते हैं स्विस बैंक के ऊपर। और ये क्योंकि धीरे धीरे देखिए, आप देख रहे हैं कि लगातार आप इसमें चल रहा है न्यूज़ वगैरह में कि जो स्विस बैंकों से पैसा निकालने का चल रहा है, काले धन निकालने का चल रहा है, तो भारतीय लोग काफ़ी अलर्ट हो गए हैं। अलर्ट कैसे दिखाई देता है? ध्यान दीजिएगा कि 2016 की बात कर 2015 की बात करते हैं। 2015 में भारत का जो स्थान था वो 75वां था। उससे पहले बात करें 2014 की, तो ये स्थान था 61वां। उससे पहले बात करें 2007 तक जो भारत था टॉप 50 तक में शामिल था। ध्यान दीजिएगा, 50वां स्थान था, टॉप 50 में शामिल था। और 2004 में ये स्थान था 37वां। तो देखिए किस तरह से ये चीज़ें बढ़ती हैं, और अभी जाके वर्तमान में हो गया 28वां, यानी लोगों ने स्विस बैंकों से अपना पैसा निकाल लिया है। जो टॉप नंबर पर है, पहले नंबर पर है वो ब्रिटेन, UK जो है सबसे पहले नंबर पर इसमें शामिल है, जिसने सबसे ज़्यादा पैसा स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में रखा हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कांगो में निम्न में से किस बीमारी का अंत घोषित किया है? यानी कि WHO के अनुसार कौन सी बीमारी है जिसका कांगो से अंत हो चुका है, जो अब वहाँ पर नहीं? तो वो जो बीमारी है इबोला। इबोला एक वायरस है,
और इबोला वायरस जो होता है इसका प्रभाव क्या होता है कि जो नसों के अंदर जो खून होता है वो इससे नसों से रिसकर बाहर आने लगता है और फिर ये पूरी तरह से जिससे हमारी जो स्किन होती है वो सड़ जाती है और एक लाइलाज बीमारी है। इसका ना तो कोई प्रतिजीवी बनाया गया है ना ही इसका इलाज संभव है। तो इबोला बहुत भयंकर टाइप का वायरस है। इबोला जो नाम दिया गया है, इबोला नदी है एक, और ये नदी जो है कांगो नदी की सहायक नदी है। कांगो नदी की सहायक नदी है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो से जो है इसको फाइनल कर दिया कि यहाँ अब वो बीमारी नहीं बची है। चलिए कांगो की बात करें तो अफ्रीकन देश है और 2 कांगो हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। पहला जो कांगो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो, और जिस कांगो से अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि बीमारी खत्म हो गई है, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बारे में कहा है, जिसकी राजधानी की बात करें तो किनशासा जिसकी राजधानी है। दूसरा कांगो कांगो रिपब्लिक है। देखिए ये कांगो डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य है, जबकि ये सिर्फ गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ पर नहीं है। अगर कांगो रिपब्लिक की बात करें तो कांगो रिपब्लिक की जो राजधानी है वो है ब्राज़ाविले। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ब्राज़ाविले जो है इसकी राजधानी है। तो कांगो रिपब्लिक अलग है और डेमोक्रेटिक कांगो रिपब्लिक अलग, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अलग है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है केंद्र सरकार और ADB ने किस राज्य में सड़क संपर्क बढ़ाने हेतु 220 अमेरिकन डॉलर का समझौता किया है। तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सड़क संपर्क राजस्थान में बढ़ाने के लिए, राजस्थान जो है वहाँ पर सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए 220 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। ADB की बात करें तो ADB की जो स्थापना है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो हुई थी 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है मनीला में है, मनीला फिलीपींस इसका मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस का चेयरमैन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो टाटा ग्लोबल जो बेवरेजेस है वो बेसिकली वो कंपनी है जो कि टाटा के चाय और कॉफ़ी का बिजनेस संभालती है। चाय और कॉफ़ी का बिजनेस ये संभालती है टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, और इसका जो प्रमुख बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है। इनका पूरा नाम है नटराज चंद्रशेखरन, और ये जो है हरीश भट्ट का स्थान लेंगे। इनसे पहले जो इस पद पे थे हरीश भट्ट साहब थे और इनका स्थान ये एन चंद्रशेखरन साहब लेने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के टी-रेक्स श्रेणी के मगरमच्छ के अवशेषों की खोज की गई है। तो टी-रेक्स श्रेणी दांतों का एक प्रकार होता है, मगरमच्छ एक विशेष प्रकार के मगरमच्छ होते हैं, और ये प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो ये खासकर जुरासिक युग के हैं। जो खोज की गई है मडागास्कर में की गई है, और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जुरासिक युग जाना जाता है डायनासोर्स के लिए, और उस समय इस प्रकार का जो आज के मगरमच्छ है उन्हीं के ये पूर्वज हैं, और टी-रेक्स श्रेणी के मगरमच्छ हैं उनके अवशेष मडागास्कर से मिले हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और किस अन्य एक्सचेंज का विलय होगा। यानी जगह कमोडिटी एक्सचेंज आखिर होता है क्या, पहले इसको समझ लें हम। कमोडिटी एक्सचेंज जो होता है, जिस तरह से हम शेयर बाज़ारों की खरीद फरोख्त करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या BSE के अंदर, निफ्टी या BSE में, तो उसी प्रकार से जो कमोडिटीज़ होती हैं यानी कि जो वस्तुएं होती हैं, कच्चा माल होता है, खासकर जिन्हें कहा जाता है कृषि उत्पाद जो होता है, उनकी जो खरीद विक्रोत एक टाइप से होती है, वायदा बाजार भी इसे कहा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, कमोडिटी एक्सचेंज, वहाँ पर कमोडिटी एक्सचेंज कहलाता है। तो ये 2 नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि NMCE और ICX का जो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। और ये कौन सा है जिसका विलय हो जाएगा, वो है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज ICX, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, और इन दोनों का विलय होने के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो वह विधेयक जो कंबाला एक गेम है और जिसे भेंसोड़ कहा जाता है को पशु क्रूरता अधिनियम से अलग करता है। और ध्यान दीजिएगा ये गेम है कंबाला, इसमें पशु जो भैंसा होता है, भैंस जो होती है उसको दौड़ाया जाता है, और ये जो है अभी पशु क्रूरता निवारण कर्नाटक
के अंदर संशोधन किया गया विधेयक है 2017 में, और इसको राष्ट्रपति जी के पास पहुंचाया गया था। इसलिए ये करंट की न्यूज़ में है, राष्ट्रपति जी के पास पहुंचाया गया था रिव्यू के लिए राज्यपाल के द्वारा, और राष्ट्रपति जी ने इसको क्या है सहमति दे दी है। और इस सहमति के बाद से होगा ये कि ये जो गेम है, ये पशु दौड़ जो है पशु क्रूरता अधिनियम से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। और ये पशु क्रूरता अधिनियम जो लागू किया गया था 1960 में लागू किया गया था, और इससे ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इससे पहले जल्लीकट्टू के बारे में विवाद चला था। जल्लीकट्टू के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जल्लीकट्टू भी एक प्रकार का तमिलनाडु का गेम है, और ये है कर्नाटक का खेल। चलिए, इसके अलावा वो उस अनुच्छेद की भी हम बात करेंगे जिस अनुच्छेद के तहत जो होता है, राज्यपाल को ये अधिकार होता है कि वो राष्ट्रपति के रिव्यू के लिए कोई जो विधेयक होता है उसको रख ले। तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के रिव्यू के लिए किसी विधेयक को रख सकते हैं, और राष्ट्रपति उस पर सहमति देंगे या नहीं देंगे, राष्ट्रपति के पास वो चला जाता है। तो इस वाले विधेयक पर जो राज्यपाल थे उन्होंने राष्ट्रपति के विचार के लिए इसे रखा था, और राष्ट्रपति जी ने इसको सहमति दे दी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो कालेश्वरम जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है उसका संबंध तेलंगाना से है। खासकर सिंचाई इरिगेशन के लिए ये यूज़ होगी। लगभग 18.47 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए बनाई गई है। और ये जो बनाई गई है तो इम्पॉर्टेंट है ये तो तेलंगाना के हिसाब से। तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है, और कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु है। तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो मद्रास या चेन्नई जिसे कहते हैं, और केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम जो है इसकी राजधानी। तो आज का जो हमारा वीडियो है यही समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि और आप बताएं हमें कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो आप उसमें ऐसा लिख सकते हैं। यदि आपकी कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें लिखकर बता सकते हैं। तो आज की बात करेंगे हम यही समाप्त। आप देख रहे थे DNK अकेडमी जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।